नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और दोस्त, कल हम लोग क्लास में पढ़ा था प्रीएम्बल, बट नाउ टुडे वी विल रीड फंडामेंटल राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार पढ़ के आपका भी अधिकार का उन्नति हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक नागरिक का कितना अच्छा कर्तव्य संविधान के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने राज्य को, अपने देश को समझ सके और इस देश से मिलने वाली प्रत्येक अवसर का लाभ उठा सके, उसका किसी प्रकार का शोषण ना हो सके और वो एक राष्ट्र का सशक्त नागरिक बन सके और अपने राष्ट्र को आगे ले जाए। राष्ट्र भी उससे कुछ उम्मीद करती है और उसका भी बहुत सारे उम्मीदें इस राष्ट्र से जुड़ी होती है कि हमारा विकास आप करेंगे, हमारा प्रोटेक्शन देंगे और हम इस देश का नागरिक होने के नाते मैं भी योगदान करूंगा। लेकिन एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। दोस्त देखो, संविधान में बारी बारी केस हम लोग पढ़ते चलेंगे आगे, ताकि आपका एक बेसिक माइंड का जो कैपेसिटी बढ़ सके, आपके संविधान के प्रति दृष्टिकोण रुचिकर हो सके, सब कुछ जान सकें आप। और हम लोग जो ही पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर पढ़ेंगे, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी या फिर अदर एग्जामिनेशन हो। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आजकल हर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। जो यूपीएससी में आ रहा है कंसेप्ट बेस, वही शॉर्ट क्वेश्चन करके यहाँ वन-डे एग्जामिनेशन में डाल दिए जाते हैं। तो आपको या तो वहाँ देखना है तो मेरे भाषा को समझिए, यूपीएससी में, पीसीएस में, अदर छोटे एग्जामिनेशन देखना है तो वर्ड्स को देखिए कि वर्ड्स क्या क्या मिल रहे हैं मुझे। ठीक है, कंसेप्ट तो देखिए ही देखिए। देखो ये क्या दोस्त, पार्ट थर्ड में हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट। क्या दोस्त, फंडामेंटल राइट। पार्ट थर्ड में 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल में इसका व्यवस्था किया गया है हमारा, समझे। पार्ट थर्ड में व्यवस्था किया गया है पार्ट 12 से लेकर के 35 तक में। पार्ट 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में पढ़ेंगे हम लोग आगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल का मतलब बेसिक अधिकार आपका। देखो आपका जो बेसिक अधिकार है मेनली कितना है, 6 है। कौन कौन है दोस्त, एक है समता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है मेरे भाई। अभी हम लोग सभी आर्टिकल देखेंगे। ये है स्वतंत्रता, 19 से लेकर 22 तक है डियर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या दोस्त, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्या दोस्त 23 है और 24 है। ये धर्म है, धर्म, क्या दोस्त, धर्म, रिलीजन, 25 से लेकर के 28 तक है। ये शिक्षा और संस्कृति का हमारा संरक्षण, आर्टिकल 29 और 30 है। और ये संवैधानिक उपचार है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 32 है। तो आपको याद रखना है, समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की आज़ादी, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, शिक्षा व संस्कृति की सुरक्षा आर्टिकल 29-30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32। अभी हम लोग सभी को एक करके देखेंगे, बट आप एक स्ट्रक्चर में देख लिया आपने। तो देखो इसके बदले में थोड़ा सा आप फिलॉसफी सुन लो। देखो आपका जो मौलिक अधिकार है, आपका सर्वांगीण विकास करने का एक ऑफर है, एक अवसर है, एक राष्ट्र के द्वारा दिया गया गारंटी है। इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके लिए सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है 24 घंटा। आपका अधिकार का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार जिस प्रकार से हावी हो जाती है कि हमारा मानव का अधिकार छीना जा रहा है, उसी प्रकार से आपको संविधान बहुत सारा प्रोटेक्शन देती है। आप देख लो कहीं पूरा सर्वांगीण विकास, समता का अधिकार, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक आज़ादी, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचार, इतना में पूरा जिंदगी समेट जाएगा, समझे आप। तो देखो युक्त प्रतिबंध लगाया गया। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है बल्कि ये भी सीमित है। आपकी आज़ादी वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ किसी की आज़ादी उल्लंघन ना हो सके, समझ रहे हैं। आपका विकास वहीं तक है जहाँ तक आपकी वजह से किसी का विकास अवरुद्ध ना हो सके। आप कुछ ही बोलेंगे सही है, लेकिन आपके बोलने से किसी का मान हानि नहीं होना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। नकारात्मक किस मायने में, राज्य द्वारा, राष्ट्र द्वारा कोई भी कार्य आपके खिलाफ नहीं किया जा सकता। एक नागरिक के स्वतंत्रता को छीन करके कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। तो इस मायने में इसे बोला गया ये अधिकार तो है, बट नकारात्मक अधिकार है। सकारात्मक किस मायने में दोस्त, सकारात्मक आपका एक नागरिक का सर्वांगीण विकास के लिए समता का, स्वतंत्रता का, धर्म का, शिक्षा का, लिपि का और
संवैधानिक उपचारों का, इन सभी का जो मिक्स जो सर्कल है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। नागरिक मूव करता रहे, गतिशील रहे और वो राष्ट्र को खुद को आगे ले जाए। दोनों का एक दूसरे से अपेक्षा है, राष्ट्र को नागरिक को, नागरिक को भी राष्ट्र से, राष्ट्र को भी नागरिक से। तो देखो रीट जारी करने का भी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत। इन सभी का एक ही पर्पस होता है कि नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना और व्यवस्था को ठीक से चलाए रखना, ताकि देश और नागरिक को दोनों को अहित नहीं होना चाहिए। नागरिक बचेंगे तभी देश बचेगा ना। तो नागरिक का सर्वांगीण विकास करने के लिए आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। ये विश्व के संविधान से छान करके हमारे संविधान में रखा गया है। इसे मौलिक अधिकार को एक नैसर्गिक अधिकार बोला जाता है, नेचुरल राइट, ऐसा राइट जो कोई छीन नहीं सकता। ये प्रकृति के द्वारा दिया गया आपको, इसीलिए इसे हर एक संविधान में मिल जाएगा आपको। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको ये मूल अधिकार तो हम कंपलसरी है, समझे। इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसे पार्ट 3 को, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम लोग इतना देखा दोस्त, अब हम लोग देखेंगे मेन आर्टिकल क्या है, समझे। तो आर्टिकल पढ़ेंगे, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बस आप मैं मिटाता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने क्या बताया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो आर्टिकल 12 से ही शुरू करते हैं, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। 13 अभी छोड़ते हूँ, इसको मैं अंतिम में समझाऊंगा। 14 क्या है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, अधिकार बोले तो राइट, आर। 15 क्या है दोस्त, 15 क्या है, लिंग, जाति, धर्म, मूल वंश तथा जन्म स्थान। ओके। तो माय डियर, राज्य की परिभाषा में क्या आता है, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लोकल बॉडीज या फिर सरकार की वैसी कंपनियां जहां सरकार की हिस्सेदारी है, वो सभी कुछ राज्य की संपत्ति। राज्य की संपत्ति मतलब जनता की संपत्ति, प्रत्येक व्यक्ति का उसमें हक है, हिस्सेदारी है, उसका अधिकार है, उसमें उसका कुछ दृष्टिकोण है, कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण है, कुछ मुझे मिलेगा। तो ये राज्य की परिभाषा है। राज्य कहाँ तक है, जहाँ तक सरकार का नियंत्रण है वो सभी राज्य है, और जहाँ तक सरकार का नियंत्रण है वहाँ जनता का हक है। तो ये राज्य की परिभाषा है। जितने सारे PSU कंपनियां जो सरकार के अंतर्गत है वो जनता का भी है, समझ रहे हैं आप। जो जितने सारे बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो सरकार के द्वारा रेगुलेटेड है, पैसा खर्च कर रही सरकार, वो सारा कुछ राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य का मतलब स्टेट नहीं, राज्य का मतलब राष्ट्र। इसे वेस्टर्न थिंकर से ये राज्य आया है, स्टेट। वेस्टर्न थिंकर में क्या है कि स्टेट का मतलब राज्य, राज्य का मतलब राष्ट्र, कंट्री। तो राज्य ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। ओके डियर, कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो देखो, इसको मैं देखूंगा। समता का अधिकार क्या है, समता का अधिकार क्या है, इक्वल बिफोर लॉ, एवरी सिटीजन, एवरी पर्सन विल इक्वल बिफोर लॉ। समता का अधिकार का मतलब एक रिक्शे चालक भी और राष्ट्रपति भी, बोथ आर इक्वल बिफोर द लॉ। कोई भेदभाव नहीं है उन दोनों में। अगर संविधान एक रिक्शा चालक को भी फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है, तो एक राष्ट्रपति को भी फंदे तक पहुंचाया जा सकता है। यही तो है समता का अधिकार, सभी के लिए, हर काम के लिए, हर क्रिमिनल या फिर दीवानी मामले, जो भी आप क्राइम करेंगे उसमें आप दोनों का भागीदारी, सजा सेम होगा। 15 क्या बोलता है दोस्त, 15 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लिंग, जाति, जेंडर के आधार पर, जाति के आधार पर, कोई धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, किस वंश से हैं, कि राजा वंश से हैं, पहले राजा वंश से थे देश आदि से पहले, उसका वंशज हैं, इट डजंट मैटर। जन्म स्थान आपका कौन सा स्टेट में हुआ है, महाराष्ट्र में है कि हिमाचल में, बिहार में है, इट डजंट मैटर। एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ, ठीक है। हर कोई इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये 15 जो है ना, 15 के 4 ही जो बोलता है दोस्त, ये बात करता है कि जो महिला है, क्या है दोस्त, जो महिला है या फिर कमज़ोर वर्ग है या फिर बच्चे हैं, इन सबको विशेष सुरक्षा दिया जा सकता है।
इन सबको विशेष सुरक्षा दिया जा सकता है। 15 में ही आर्टिकल में मेंशन है, ऐसे करके 5 उसमें क्लाउज है। तो दोस्त 15 के 4 में ही बाकी सभी अवसर की बात करता है कि जो लोग पिछड़ जाएंगे उन्हीं को अवसर दिया जाएगा। तो याद रखना 15। तो 15 में एक बात और है, पता है क्या, कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कोई होटल रेस्टोरेंट या फिर सार्वजनिक स्थल, यहाँ पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं तो आप पर जुर्माना लग जाएगा, आप पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि संविधान सबको इक्वल अधिकार देता है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने समझ लिया आर्टिकल 15। हर एक आर्टिकल को आपको याद रखना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो सके, कहीं आंसर राइटिंग में दिक्कत ना हो सके, कंसेप्ट भी क्लियर हो सके और आर्टिकल भी याद रख सके। 16 क्या दोस्त, 16 क्या है, समता का अधिकार। क्या दोस्त, अवसर की समता, अवसर, देखो 16 क्या है, अवसर की समता की बात करता है। इसी के तहत 16 के 4 के ही तहत और 15 के 4 के ही तहत जो EWS नया कैटेगरी देख रहे हैं ना, आरक्षण का, जो आरक्षण का नया कैटेगरी देख रहे हैं वो यहीं से पास हुआ है। इसमें क्या है, इसमें यही बातें हैं, लिंग, जाति, धर्म, मूलवन, जन्म स्थान, निवास स्थान, जन्म स्थान, बट यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ दिया गया, निवास स्थान। क्या दोस्त, निवास स्थान, ये क्या है, निवास स्थान। आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। और अवसर की समता दिया जाएगा, जो लोग कमज़ोर वर्ग हैं, जो पिछड़ चुके हैं समाज में किसी भी दृष्टिकोण से, ठीक है। तो संविधान तो बात की थी डायरेक्टली शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हो जाए, लेकिन एक 16, 4 और 15 जैसे आर्टिकल जो बचे रहते हैं वो ये डिफाइन करता है कि कोई भी वर्ग छूट जाए, पिछड़ जाए, उसे राज्य सरकार बोले तो केंद्र सरकार संरक्षण प्रदान कर सकती है, ताकि वो मुख्य धारा में आ सके और सबका साथ सबका विकास हो सके, समझे। इसीलिए उसे 15/4 और 16/4 के तहत उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है मेरे भाई। तो आपने यहाँ तक देखा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। धैर्य बनाए रखो भैया, सब कुछ क्लियर होगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर। 13 हम लोग समझेंगे। अब आ जाओ दोस्त 17, 18, 19 यहाँ तक देखता हूँ, ठीक। देखो 17 जो है ना, अनटचेबिलिटी की बात करता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। हर कोई समाज में, हर कोई संविधान की नज़र में इक्वल है। इस कंट्री में हर नागरिक का बराबर का दर्जे प्राप्त है, कोई सर्वोच्च नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो अनटचेबिलिटी जैसा व्यवहार, विचार कहाँ से मन में, मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है? अगर होता है तो ये गैर कानूनी है, सजा दी जाएगी आपको। इसीलिए अनटचेबिलिटी के तहत विभिन्न प्रकार के कानून है IPC वगैरह में। बट यहाँ पर क्या है कि एक मोटा मोटी समझिए, आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते किसी के साथ। हर कोई इक्वल है, होटल या हो या सार्वजनिक स्थल हो, हर कोई कहीं भी जा सकता है, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो 18 क्या है दोस्त, ये क्या है ना, उपाधियों का अंत की बात करता है। क्या है दोस्त, उपाधियों की अंत की बात करता है। मतलब पहले क्या था, राय बहादुर, खान बहादुर, देव बहादुर, दीवानी, मजूमदार, ठीक है, जमींदार, ये सभी उपाधि मिल जाता था राज से। इससे क्या होता था कि अब उसको सोसाइटी में ओहदा बढ़ जाता था, बाकी सभी लोग हो गए छोटे। तो क्या नैरोपन का दिमाग में आने लगता था कि हम इन्फीरियर हैं, वो सुपीरियर है, ठीक है। तो राज्य में बहुत सारे के विशेष अधिकार प्राप्त करके लोग सत्ता से जुड़ जाते थे, बाकी सब पिछड़ जाते थे, शोषण होने लगता था उनका। उनको लगता था कि यार समाज में हम बहुत बैकवर्ड हो गए हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखो कैसे कैसे लोग संपन्न, प्रिविलेज, जो विशेष अधिकार वर्ग हैं वो ऊपर आ रहे हैं। इसीलिए बोला गया नहीं, इसे अंत करो, ठीक है। कोई संविधान में और समाज में हर कोई इक्वल हो रहेगा। तो उपाधियों का अंत दिया गया, लेकिन एक सेना और दूसरा शिक्षा, एक सेना और शिक्षा में ये व्यवस्था को बनाए रखा गया। लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, जनरल, मेजर, ठीक है। उसी प्रकार से नेवी में, उसी प्रकार से एयरफोर्स में दिया जाता है, एडमिरल वगैरह। तो यहाँ पर क्या सभी के लिए इक्वल है। आप भी चले जाइए थल सेना, नौसेना, वायुसेना, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, आपको भी ये मिल जाएगा जो तमगा है, जो उसका हायरकी है। शिक्षा में, सामाजिक सेवा में आपको भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे अधिकार मिलते हैं। तो हर कोई को मिल सकता है ना। समाज किसके आधार पर मिलता है? विज्ञान, कला, साहित्य, शांति क्षेत्र में, समझे आप। तो ये सभी के लिए
तो अब 18 देख लिए उपाधियों का अंतर, जो सेना और शिक्षा के लिए वो सभी के लिए मेरे भाई, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। तो आ जाओ आर्टिकल 19 जो है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? पहला तो बोलता है कि अभिव्यक्ति मीन्स राइट टू स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं वहीं तक जहाँ तक किसी का अधिकार का उल्लंघन ना हो। इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए आपको वहीं तक बोलने का अधिकार है जहाँ तक किसी का मान हानि गरिमा को ठेस ना पहुँचे। आर्टिकल 19 है। बी में क्या है दोस्त? बी में है सम्मेलन बनाने का अधिकार। बी में क्या है? सम्मेलन बनाने का अधिकार। और ये सी है। ई क्या है? सी संघ बनाने का अधिकार। डी क्या है? संचरण करने का अधिकार है, संचरण करने का अधिकार है। ई क्या है दोस्त? बस जाने का अधिकार है, बस जाओ, कहीं पर जाओ, बस जाओ, बस जिंदगी जियो। और ये क्या है दोस्त? व्यापार करने का अधिकार है। समझ रहे हैं आप? आर्टिकल 19 को बेहद अच्छी दृष्टिकोण से आप समझिए, क्योंकि ये आपको हर जगह आपकी मनोबल को, आपकी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बोलिए, आपको सरकार पसंद नहीं है, सरकार की नीति पसंद नहीं है, बोलिए, लेकिन आपके बोलने से राष्ट्र की एकता अखंडता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डाइवर्सिटी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा बोल रहे हैं किसी धर्म को आहत हो गई, सांप्रदायिकता जैसी माहौल उत्पन्न हो रहा है, तो आप नहीं कह सकते हैं ऐसा बात, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति वहीं समाप्त हो जाती है जहाँ तक समाज में असंतोष ना उत्पन्न हो, किसी मन में असंतोष उत्पन्न ना हो। सम्मेलन का अधिकार, आपको एसोसिएशन बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ठीक है, एसोसिएशन संघ बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं लोगों का, मजदूर, महिला या फिर स्टूडेंट, जागरूक लोगों का या फिर उपभोक्ताओं का, समझ रहे हैं आप? तो संघ बना सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन कर सकते हैं, समारोह कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, आप नेता बन सकते हैं, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। संचरण, आप हिमाचल सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाइए, केरला से कन्याकुमारी पहुंच जाइए, कोई नहीं रोकेगा, आपको नहीं जाने देंगे, वीज़ा दिखाइए। ये कंट्री में सभी को फ्री दिया गया है, संचरण कीजिए, आपका कंट्री है। बस जाइए, आप हिमाचल के जाके कन्याकुमारी बस जाइए, आपको कोई मारेगा नहीं, भगाया नहीं जाएगा। अगर लीगल तौर पर रह रहे हैं तो, अपनी प्रॉपर्टी है तो, किसी घर में नहीं रह रहे हैं तो, समझे आप? बस जाओ, कहीं पर भी जियो, खाओ, मस्त केरला के तट पर रहो, मछली खाओ, कोई मारेगा नहीं आपको। व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चाय दुकान था हिमाचल में, नहीं चला, चले गए कश्मीर कन्याकुमारी, वहाँ जाकर मछली बेचने लगे, मछली चल गया, वहीं घर बसा लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूरा का पूरा अधिकार दिया गया दोस्त आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 आपको एक मजबूत नागरिक बनाता है, समझदार नागरिक बनाता है, आपको शोषण से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्त 20। देखो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है। ये बात करता है अपराध से संबंधित, अपराध से संबंधित क्या है दोस्त? इसमें एक बात का उल्लेख किया गया है कि आपको एक सज़ा के लिए, एक गलत काम के लिए एक ही बार सज़ा दी जाएगी। कब दी जाएगी दोस्त? एक ही बार सज़ा दी जाएगी। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है एक ही बार सज़ा दी जाएगी इसे अपराधियों से संरक्षण के लिए, और इसे दोबारा नहीं दिया जाएगा, इसे दोबारा नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप? और ये मान लीजिए केस आपने पढ़ा होगा, फिल्म देखा होगा अमिताभ बच्चन का, उसमें किसी का मर्डर कर देता है वो, और जब दोबारा आता है तो उसका डबल चेहरा होता है, एक जेल में होता है, दूसरा क्राइम करता है। तो इस प्रकार से है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण वही एक ही बार दी जाएगी, और वही कानून के तहत दी जाएगी जो उस समय मौजूद था, उसी कानून के तहत दी जाएगी जो मौजूद था, समझे? मौजूद था, ऐसा नहीं कि नया नया कानून बना देंगे आप। लेकिन इसमें भी है, दीवानी मामले में क्या है, रेट्रोस्पेक्शन हो सकता है, लेकिन फौजदारी मामले में नहीं हो सकता। अगर आपने किसी हत्या किया है तो उस वक्त हत्या के मामले में उस वक्त जो कानून बना होगा उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। लेकिन आपने 5 करोड़ सरकार का खा लिया है, अब बहुत दिनों से खाते आ रहे हैं, 10 सालों से खाते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जो आज 5 करोड़ खाएं उसी की सजा दी जाएगी। हो सकता है 10 साल से आप बहुत पैसा जुगाड़ कर लिए हो, करोड़ों अरबों रुपया, तो हो सकता है कि आपको दीवानी मामले में वो 10 साल पीछे से जा कानून बन जाए और आपका सारा पैसा वो सरकार छीन ले। तो ये फौजदारी कानून में उसी समय वाली बात होती है, लेकिन दीवानी मामले में पीछे से लागू होती है। ये दो बात समझ लिया आपने। एक बार ही सजा मिलेगी आपने,
और उस वही कानून सजा दी जाएगी जो उसमें मौजूद था। तो ये हमारा हुआ दोस्त 20। अब आ जाओ 21। 21 जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 जो है जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या दोस्त? जीवन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा। और 21A क्या बोलता है? 21A बोलता है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में पारित हुआ था, 2002 में पारित हुआ था। जीवन का अधिकार आपको पूरा गारंटी दिया गया, कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें बार बार कहती है कि हवा, शुद्ध पानी, जाने आने का, कोई मार ना सके, कहीं रहने का शेल्टर का व्यवस्था और शिक्षा का व्यवस्था, इन सभी को पूरा प्रॉपर होना चाहिए। अगर संविधान में जो भी अधिकार दिया गया, अगर कहीं भी मिस्टेक होता है, किसी प्रकार से कुछ छीनने का प्रयास करता है, तो आर्टिकल अप्लाई हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से क्लास लेने लग जाती है कि भाई ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है क्या? नहीं, तो फिर इसे पूरा का पूरा अप्लाई करो। इसीलिए आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट हावी रहती है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ, ठीक है। इसी के तहत राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार। आप कमरे में रहते हैं, कोई अचानक नहीं आ सकता, कहीं भी जा सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता ये दिखाओ, आपकी प्राइवेसी है। कोई नहीं कह सकता फ़ोन दिखाओ, कितने ट्रांजैक्शन किए हो, सरकार को पूरा रिपोर्ट चाहिए। एक प्रोसेस के तहत हो सकता है, बट निजता का अधिकार कहीं भी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका मौलिक अधिकार है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन आ जाए एग्जाम में तो मार देना आर्टिकल 19। शादी करने की स्वतंत्रता आपकी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21। प्राइवेसी प्रोटेक्शन 21। शादी करने की स्वतंत्रता 21, कहीं भी शादी कर लो, कुछ भी अपने तरीके से संग्रह किए हो तो किसी दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्त, बशर्ते गलत ना हो। तो आर्टिकल 21 आपको पूरा जीवन की स्वतंत्रता देती है। साइकिल है, लाइफ साइकिल। कहीं डैमेज हुआ तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्लास ले लेगी। आप भी जा सकते हैं कि मेरा साइकिल ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो आर्टिकल 21 क्या है? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में पारित किया गया कि भाई 14 वर्ष के नीचे के जो बालक है ना, उनको शिक्षा दिया जाएगा, शिक्षा राज्य के द्वारा, ठीक है। इसे राज्य के द्वारा, माता पिता के द्वारा शिक्षा दिया जाएगा, उसे बर्बाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो भी तो आने समय ह्यूमन रिसोर्स है ना। तो आर्टिकल 22 क्या बोलता है दोस्त? 22 जो बोलता है ना, वो गिरफ्तारी संरक्षण है। क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण है, गिरफ्तारी से संरक्षण है। क्या संरक्षण है दोस्त? पहला बोलता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, ये जानने का अधिकार है। ये क्यों गिरफ्तार किया गया, जानने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत ले चलो, 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत ले चलो। उसके बाद मुझे मनपसंद वकील 24 मुझे क्यों अपराध गिरफ्तार किया गया, इसका मुझे पूरा ब्यौरा बताइए आप। 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत ले चलो। मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। इसी में अगर आप किसी कंट्री के लिए या फिर जिस कंट्री के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं, भारत में विशेषकर, तो आपको 90 दिन तक निरोध तरीके से आपको नज़रबंद किया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं इसको, कि आपको क्राइम करने से रोका जा सकता है। तो 90 दिन तक ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक सुप्रीम कोर्ट बता सकती है कि इसे कब तक रखना है, उसे न्यायालय इजाज़त देगी या फिर हाई कोर्ट देगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगी। बट एटलीस्ट विदिन 24 आवर्स उसे आपको अदालत में पेश करना होगा, समझे। तो आपका 3 अधिकार है। मुझे क्यों पकड़ा गया बताओ, 24 घंटे के अंदर अदालत ले चलो, और मनपसंद वकील रखने का आपका अधिकार है। तो आपने समझा 21, 21 के 21 के 22। अब मैं इसे इरेज करता हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन। तेईस, 24, 25, ठीक है दोस्त। देखो 23 में क्या है ना, शोषण से सुरक्षा है, शोषण से सुरक्षा है। मानव व्यापार, मानव को व्यापार नहीं हो सकता, देह व्यापार, समझे, ये नहीं हो सकता। इसे प्रतिबंध किया गया। कहीं भी होगा राज्य सरकार तुरंत एक्टिव हो जाएगी, केंद्र सरकार तुरंत एक्टिव हो जाएगी, कानून, लॉ, हर कुछ एक्टिव हो जाएगा। सो मानो किसी भी महिलाओं का ट्रैफिकिंग हो रहा है, बेचा जा रहा है, ह्यूमन ऑर्गन्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है, हॉस्पिटलों में हो रहा है, अस्पतालों में हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रथा कहीं भी शुरू हो, देवदासी प्रथा कहीं भी चल रही हो, तुरंत हावी हो जाएगी कानून, क्या चल रहा है, और उसको जो करने वाला है उसको सजा दी जाएगी।
देह व्यापार नहीं हो सकता। कहीं भी वैसे वृत्ति चल रही है कि इस समुदाय को, समाज को पता चल गया यहाँ पर माहौल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुरंत उसे कानून के तहत उसे एक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। तो किसी प्रकार का शोषण कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। 24 में क्या दोस्त, 24 में है कि इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु बालकों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि माइंस जहाँ ड्रिलिंग हो रहा हो, पटाखे की दुकान, पटाखे की जो कारखाने हो, वो इन सभी एरिया में उसको नहीं लगाया जा सकता है, ताकि राज्य एक ह्यूमन रिसोर्स, एक बच्चे की ज़िंदगी को बनाने के लिए पूरा प्रयासरत होती है। संविधान इसके लिए, संविधान में बाकायदा ये मौलिक अधिकार में शामिल है, इसीलिए बिल्कुल नहीं हो सकता ये। लेकिन वो बच्चा 14 साल से जो कम का है वो अपने माता पिता के साथ हाथ बटा सकता है वो, लेकिन खतरनाक काम में नहीं। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है दोस्त, 25 से लेकर के 28 तक धर्म की आज़ादी है दोस्त, 25 से लेकर के 28 तक। 25 क्या बोलता है, 25 3 वर्ड को शामिल किया गया है। कौन कौन, अंतःकरण, मानने का और आचरण करने का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो दिल से, आचरण कर सकते हो, उसके जो भी कोड्स हैं, रूल हैं, उसके आचरण भी कर सकते हो। जो फॉलोअर हैं, जो कुछ कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम या फूल जैसा भी हो, आप दिल से लगाइए, मानिए, उनका पूजा कीजिए और जो भी करना इबादत कीजिए, बट आपको किसी प्रकार से कोई रोकेगा नहीं। 26 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है टैक्स की बात करता है, टैक्स की बात करता है। जो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपस में ही, समुदाय में, किसी को फोर्सफुली नहीं, स्वैच्छिक तरीके से वो टैक्स का संग्रह कर सकता है और उस विशेष राज्य, विशेष धर्म को, जो अपने धर्म के लिए कर रहा है, उसको प्रमोट कर सकता है, प्रचार कर सकता है शांति, पीसफुली, किसी को थ्रेट करके नहीं, किसी का ज़बरदस्ती मतों में भिन्नता ला करके नहीं, स्वैच्छिक तरीके से शांतिपूर्वक। आर्टिकल 26 बोलता है कि आप मैनेजमेंट कीजिए धर्म का, जो है ना, आर्टिकल ये 27 है दोस्त, आर्टिकल 27 है जो टैक्स की बात करता है कि आप टैक्स लीजिए, टैक्स से आप अपने समुदाय को बढ़ावा दीजिए, उसे आगे प्रमोट कीजिए। और जो 26 है ना, वो बात करता है मैनेजमेंट का। क्या है दोस्त, मैनेजमेंट की बात करता है। प्रबंधित कीजिए अपने धर्म को, बढ़ावा दीजिए, लेकिन आपके धर्म में जो भी धर्म से किसी को थ्रेट नहीं होना चाहिए। देखो 28 क्या बोलता है, अब देखो 28 क्या बोलता है, 28 बोलता है ना कि राज्य द्वारा जो पोषित होगा, राज्य द्वारा पोषित जो शिक्षा संस्थान होंगे ना, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि भारत किसी भी, जितने सरकारी स्कूल चला रहे हैं, वो बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर चल रहे हैं, शिक्षा देने के लिए चल रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार का धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी, समझ रहे, नहीं तो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब रह जाएगा। इसीलिए 28 बोलता है कि नहीं, जो भी राज्य चला रही है, सरकारें चला रही है, शिक्षा संस्थान जहाँ वो फंडिंग कर रही है, वहाँ पर बिल्कुल भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो 28 तक हो गया। 25 में क्या हुआ, 25 में अंतःकरण मानने का, 26 में मैनेजमेंट का, 27 में टैक्स कलेक्शन का, सभी से नहीं, खुद अपने समुदायों से स्वैच्छिक पूर्वक जो आपको दे। 28 में राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं दी जाएगी। बाकी 23-24 समझ लिया आपने दोस्त, उससे पहले भी आपने समझा था, अब थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा, बस 2 मिनट आप पेशेंस रखिए। दो मिनट पेशेंस रखिए। क्या है 29, 30 और 32, 31 कहाँ गायब हो गया, अभी बताता हूँ। 29 क्या है, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, समझे। ये क्या दोस्त, ये है शिक्षा संस्थान, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए। ये 32 अभी देखता हूँ इसे। देखो 29 के तहत आप लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये वही कर सकता है जो अल्पसंख्यक है। 2 ही प्रकार के अल्पसंख्यक संविधान में मेंशन है, एक भाषाई और दूसरा धार्मिक। एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा, निर्जाति आ जाएगा, जाति आ जाएगा, विदेशी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है सिर्फ भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है।
तो 29 बोलता है कि अपने लिपि और संस्कृति को, जो उसका विशेष कल्चर है, उसको प्रमोट कर सकता है, वो उसका विशेष संरक्षण कर सकता है, उसे आप उसे रोक नहीं सकते, राज्य उसे रोक नहीं सकता। 30 क्या बोलता है, शिक्षा संस्थान, अपने मनपसंद का वो शिक्षा संस्थान खोल सकता है, अपने बच्चों को वैसा शिक्षा दे सकता है, अपने कल्चरल को बिल्डअप करके अपने अपने तरीके से शिक्षा को विस्तार कर सकता है वो, समझे। तो ये आज़ादी दिया गया, लेकिन आपकी शिक्षा से राज्य को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, आपके समुदाय को कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए, और वही काम कर सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार में आपकी सर्वांगीण विकास तो है, लेकिन वहीं तक जहाँ तक किसी का अगले का विकास अवरुद्ध ना हो, किसी का अगले का मान हानि ना हो, समझ रहे हैं, हर जगह लागू होता है। आर्टिकल देखो 30, आर्टिकल 31 क्या है, इसमें जो था ना वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसे भाग 12 के तहत आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया। 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत भाग 12 में आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। इसे इसलिए रख दिया गया क्योंकि सरकार को जमीन अधिग्रहण करना है, आपकी संपत्ति की जरूरत पड़ गई सरकार को, तो उसमें कहेंगे आप मौलिक अधिकार है, किसी कीमत में छीन नहीं सकते आप, लेकिन ये लीगल राइट बना दिया गया। ये क्या है, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार है। ये क्या है दोस्त, कानूनी अधिकार है। अगर जरूरत पड़े सरकार ले सकती है, लेकिन बदले में आपको मुआवजा दी जाएगी, ताकि सरकार का काम होता रहे, देश का काम होता रहे, लोग प्रमोट कर सके, राष्ट्र प्रमोट हो सके, आपकी वजह से कोई अवरुद्ध उत्पन्न ना हो, इसीलिए इसे रखा गया है दोस्त। आर्टिकल देखो 32 जो है ना, आर्टिकल 32 इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, ये इसे संविधान की आत्मा बोला जाता है। 32 को, आर्टिकल को 32 को संविधान की आत्मा बोला जाता है। इसे अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इसे क्यों कहा भाई, क्योंकि इसके तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार है। क्या क्या दोस्त, संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का मतलब, संवैधानिक उपचार, इसमें अगर किसी नागरिक का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डायरेक्टली एक्शन लेगी उसके मौलिक अधिकार को प्रोटेक्शन देने के लिए। इसीलिए संविधान में इसे पूरा का पूरा व्यवस्था किया गया है, ताकि एक नागरिक को मजबूती प्रदान किया जा सके, राष्ट्र को मजबूती प्रदान किया जा सके मौलिक आर्टिकल 32 के तहत। बट 32 जो है वो हमेशा 32 के तहत आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करती है, रीट जारी करती है ना आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करती कौन, सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट जारी करती है 226 के तहत। तो कभी इसको पढ़ेंगे रीट क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत रीट, याद रखना, आप लिख लेना शॉर्ट नोट्स में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है, तो किसी प्रकार के नागरिक को मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो सके और वो मजबूत हो सके, अधिक से अधिक मजबूत हो सके। इसीलिए तो इसे रखा गया है, ताकि आप अधिक से अधिक मजबूत हो सके। अभी छोटा सा चीज़ देखते हैं हम लोग कि कौन कौन सा रीट है, फिर वाइप आउट कर देंगे। देखो रीट में क्या है, रीट में है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकारपेक्षा, और एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, 1 2 3 4 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हैबियस कॉर्पस। जहाँ भी किसी व्यक्ति, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पांचों रीट क्या क्या है, विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। परमादेश, कोई भी परमादेश का मतलब होता है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये रीट जारी होता है कि आपका जो आपके मौलिक जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसके खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, उसके बाहर बियॉन्ड नहीं जा सकते। प्रतिषेध लगाती है। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय को ये बोलती है कि आपके पास आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि जो केस पेंडिंग में है उसको आप प्रेषण कर दीजिए, मेरे पास भेज दीजिए, आपसे नहीं होगा ये, या फिर मुझे इसकी ज़रूरत है। इसी प्रकार से अधिकारपेक्षा है, तो इसको हम लोग विशेष तौर पर पढ़ेंगे दोस्त, विशेष तौर पर पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है। और जो आर्टिकल जो है ना 33, 34, 35, ये सेना से संबंधित है कि सेना का मूल अधिकार क्या प्रभावित होगा, नहीं प्रभावित होगा। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि
कि बंदी प्रत्यक्षीकरण और 33, 34, 35 आर्टिकल, समझे इसमें क्या है। तो आज की क्लास में ऑल द बेस्ट, सारे कुछ नोट्स कर लीजिए आप, आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। सारे जो मूल बातें मैंने कहा उन सभी को सुना होगा आपने, छोटा छोटा नोट्स बनाया होगा आपने आधे पेज में, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों एवं बहनों।